नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जो प्रथम चरण और दूसरे चरण को जितने भी सीटों को लेकर जो रुझान थे वो हमारे सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 71 सीटें हैं और दूसरे चरण में 94 सीटें हैं। इन दोनों चरणों की जो सीटों की जो रुझान है वो हमारे पास आ गई है। अब हम लगातार हमारी जो भारत लाइव की टीम है, लगातार हमारे जो संपादक हैं नमन कुमार मिश्रा जी और बाबा जो लगातार भविष्यवाणी करते आ रहे हैं चुनाव को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर, वो लगातार सच होते हुए दिख रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम आपके सामने बहुत सारे अपडेट्स लेके आए हैं। लगातार कहा जा रहा है कि जो सीटों को लेकर जो बातें चल रही थी उनमें नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी दोनों के बीच में कुछ तो समझौता ऐसा हुआ है जिसको लेकर आज बाबा चर्चा करने वाले हैं। उस समझौता पे विशेष रोशनी आज बाबा डालेंगे। बाबा बताइए, क्या कुछ समझौता आपको लग रहा है कि हुआ है? प्रिया, सबसे पहले तो बिहार में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं जी, प्रथम चरण के 71 सीटों के नामांकन हो चुके हैं और किस दल ने किसे उम्मीदवार बनाया है ये बातें अब स्पष्ट हो गई हैं। बहुत सारे नामों के हटने के बाद भी, बहुत सारे लोगों के जो नामांकन थे उससे रद्द होने के बाद भी जो बच गए हैं उससे साफ रुझान नज़र आ रहा है कि ये पूरा का पूरा चुनाव किस दिशा में जा रहा है। जी। इसके अलावा 94 सीटें जो दूसरे चरण में होनी हैं उसकी भी लगभग बहुत सारी ऐसे रुझान हमारे पास आ गए हैं। इन रुझानों को देख करके एक बात तो पक्का लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोर नेतृत्व जितना भी योजना बना ले, लेकिन क्षण तो असल में और योजनाएं तो असल में बनाने वाले दो ही शख्स हैं जी। एक हैं, हम एनडीए की बात कर रहे हैं, अभी हम महागठबंधन की बात नहीं, हम एनडीए की बात कर रहे हैं। तो एनडीए में दो लोगों के बीच में जितनी छनी है वो अब छन छन करके आने शुरू हो गई है। जी। नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कहा जाए सिक्के के दो पहलू हैं। इसका एक उदाहरण सीधा सा है कि 2015 में हर हर मोदी घर घर मोदी के बावजूद सुशील मोदी को थोड़ा सा विराम दिया गया था, मतलब उनको मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग रखा गया था जी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ सबको पता है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इतना सब करने के बाद, केंद्र में मजबूत सरकार बनाने के बाद भी वो सत्ता से दूर हो गई थी बिहार में। लेकिन इसी सुशील मोदी और नीतीश कुमार के छनने के बीच में मात्र 2 साल से भी कम वक्त में भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों ने मिलकर के सत्ता में ला दिया था। जी। 2013 की लड़ाई सबको याद है, जिस व्यक्ति के लिए लड़ाई हुई थी और जिस कारण से लड़ाई हुई थी ये किसी से अछूता नहीं है। एक बार फिर से 2020 में चाहे जो जितना भी अपना रणनीति बना ले, राजनीति बना ले, जितना भी बातें कर लें, जितना भी कह ले कोई कि अमित शाह से बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं है, जेपी नड्डा से ज़्यादा कोई बिहार को नहीं जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो कहना पड़ेगा कि ये दोनों जिस तरह से रणनीति बना करके और अपनी राजनीति को लेकर के चल रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि ये दोनों के बीच में जितनी छनी है और जितना ये योजना भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम बना रही है उससे ज़्यादा योजना ये दोनों मात देने का बना दी है। जी। हर परिस्थिति में आपको एक चीज़ तो सोच के रखना पड़ेगा और वो ये है कि जब चुनाव परिणाम आपके हाथ में होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सुशील मोदी की धमक और झलक दोनों नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने योजनाएं बना ली हैं। जो लोग भी ये कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं, भारतीय जनता पार्टी हमसे चलती है, वो सारे लोग हाशिए पर नजर आ रहे हैं। आप एक बार फिर से उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से आप किसे किसे देख रहे हैं मेन स्ट्रीम में? किसी को भी नहीं देख रहे। जी बिल्कुल। बीच में प्रयास हुआ था बोलने का, अश्विनी चौबे ने भी बयान देने शुरू कर दिए थे, गिरिराज सिंह के बयान आने शुरू हो गए थे, सच्चिदानंद राय बयान देना शुरू कर चुके थे, राजीव प्रताप रूढ़ी बयान देना शुरू कर चुके थे। आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन भी बयान देना शुरू कर चुके थे, लेकिन सारे लोगों के मुंह पे फिर से टेप चिपक गया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सुशील मोदी और नीतीश कुमार की वो दोस्ती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब संयुक्त बैठक हो रही थी तो संयुक्त बैठक के समय में भी इन दोनों के ही प्लान का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उस मीटिंग के ठीक पहले बाहर जाकर के मीडिया सेंटर में ये बातें कहनी पड़ी थी कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उससे पहले कप्तान बनाया गया था। कई दौर में आपने देखा हो कि अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने इस बात को बोला था, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि हमारे कप्तान नीतीश कुमार, लेकिन उतना से संतुष्टि दोनों को नहीं था। दोनों के प्लानिंग का ही नतीजा था और सुशील मोदी की वो रणनीति ही थी जिसके चलते
खुद अध्यक्ष को जा करके और मीडिया सेंटर में ये बात कहनी पड़ी थी कि मुखिया के रूप में हैं और साथ में मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे, वो हमारी टीम सत्ता में आती है तो। और इसके साथ ही कई लोगों के मुंह पे टेप भी चिपका दिया गया था। इन सब के बाद जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी रणनीति और कहा कि मैं ही बिहार में आगे लेकर के जाऊंगा बीजेपी को, उन सारे लोगों के मुंह पे फिर टेप चिपक गया है और कई लोगों के तो उसके झटके भी महसूस हुए हैं। उस झटकों में पहला झटका तो आप समझ लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी को लगा कि प्रवक्ता होते हुए भी उन्हें टीम से बाहर रखा गया, स्टार प्रचारक नहीं रखा गया जी। और उसको लेकर उन्होंने उसके पीछे का कारण बहुत सारा जी है। उसके पीछे के तह में हम अगर जाएं तो बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि शाहनवाज हुसैन जी ये भी मुख्य प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी भी बोलती बंद कर दी गई है। ये स्टार प्रचारक में शामिल नहीं है। शाहनवाज हुसैन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है जी। बिल्कुल, वो आए भी थे बिहार में, बिल्कुल बिहार लगातार उनका दौरा हो रहा था, लेकिन इन पर भी पिछले कुछ इनके पुण्य और पाप जो होते हैं, राजनीतिक पुण्य पाप की मैं बात कर रहा हूँ। 2019 के चुनाव में इनके मुंह से भी बहुत सारी बातें निकली थी और इनका सीट काटने वालों में जदयू ही थी। नीतीश कुमार के कारण ही इनकी सीट गई थी भागलपुर की। जी। कहा यह जा रहा था कि भागलपुर की जगह पर इनको किसी दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के विरुद्ध बोल करके जी आप कोप भाजन भारतीय जनता पार्टी में बनेंगे। उसके पीछे कारण यह है कि सुशील मोदी वहां बैठे हुए हैं, जो नीतीश कुमार के ऊपर एक भी छींटा डालने वाले, भले जदयू के लोग बर्दाश्त कर ले थोड़ी देर, लेकिन सुशील मोदी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी की कुर्सी तभी है जब नीतीश कुमार की कुर्सी बरकरार रहे। जी बिल्कुल, ये एकदम पक्का है। आपने देखा कि किस तरह से 2015 में भारतीय जनता पार्टी जब हाशिए पर चली गई तो 2 साल के अंदर भी उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को आखिर एनडीए में ला ही दिया। उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर कोई बैठे। जरा सा चिराग पासवान ने उस कुर्सी पर बैठने का सोचा तो आज वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। जी आप समझिए कि उप मुख्यमंत्री का कुर्सी का दावा करने वाले हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी, जो भले ही महागठबंधन से दावा कर रहे थे, उनकी भी कुर्सी चली गई। उप मुख्यमंत्री का दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से बाहर हो गए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का पेटेंट जो है वो सुशील मोदी ने करवा रखा है। ये बातें बहुत गंभीर हैं, लेकिन एक बात तो तय इसमें नजर आ रही है कि जो भी राजनीति हो रही है, रणनीति चल रही है, उसको काटने वाला सिर्फ एक ही शख्स है। सुशील मोदी को यदि कोई आदमी हरा सकता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में नहीं है। एक दूसरे शख्स भी हैं, अब तो थे हो गए, रामविलास पासवान, वो भी सुशील मोदी के नस नस से वाकिफ थे जी। और तीसरे शख्स जो हैं वो हैं नीतीश कुमार, जो उनके साथ हैं। अब ऐसी स्थिति में जो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की चर्चा लगातार अब बिहार की राजनीति में तब से शुरू हो गई है जब से इन 46 सीटों का हमारे पास रुझान आया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 46 सीटों के जो आंकड़े हमारे साथ जो दिए हैं, उनमें 46 सीटों में द्वितीय चरण के नाम हैं और इन द्वितीय चरण के नाम में बहुत सारे लोगों को अपने उम्मीदवारी से हाथ धोना पड़ा है, जिसमें अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे भी हैं, जिनको अगर कहा जाए तो भागलपुर की जनता के बीच में जाकर के आप सर्वे करा लें तो लोग यही कहेंगे कि अरिजीत से ज़्यादा कोई वहाँ प्रभावशाली नहीं है जी। लेकिन उन्हें इसका दंश झेलना पड़ा। लगातार अश्विनी चौबे कहा बिल्कुल। जाता है कि 15 दिन से नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं सीटों को लेकर, अब सब इन उन्होंने सब नहीं के बीच में बता रहे हैं, मान मनोबल का सारा जो मामला है जी। वो नहीं सेट हो सका। 2015 में अरिजीत शाश्वत को बनाया गया था और अरिजीत शाश्वत को कहा जाता है कि हराने में सुशील मोदी का बहुत बड़ा हाथ था जी। कहा जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बार तो साफ उनको टिकट से ही वंचित कर दिया गया। वो चाहे जितना भी कह लें कि रोहित के सामने हम खड़े हैं, रोहित हमारा है, रोहित के लिए हमारे पार्टी का उम्मीदवारी मिला है, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन ये बातें उतनी ही सत्य है जितना सूरज का पश्चिम से उगना और पूरब में डूबना जी। बिल्कुल उतनी ही सत्य है। क्योंकि आप मान के चलिए कि रोहित पांडे को टिकट जो मिला है उसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, और इस रणनीति और राजनीति का निश्चित रूप से अपने घर में बैठे होंगे अरिजीत शाश्वत चौबे तो सुबक रहे होंगे और सिसक रहे होंगे, क्योंकि जितना उन्होंने काम किया है वो आप उनके फेसबुक पेज और उनके समर्थकों के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अजीत शर्मा के विरुद्ध जिस युवा ने ताल ठोका था और जीत के करीब पहुंच गया था, उसे हराने वालों में अगर कहा जाए तो सुशील मोदी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि विजय शाह को उन्होंने
जानबूझ करके उस्काया था और उन्हें पूरा वित्त पोषित करके चुनाव लड़वाया था, ऐसा कहा जाता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तब खुद भाजपा के लोग भी कहा करते थे ऐसी बातें। अरिजीत शाश्वत के अगल बगल में जो औरा है वो इस बात को कहता है। उतना ही नहीं, अमनौर से आप देख लीजिए कि अमनौर से शत्रुघ्न तिवारी, जिनकी तो बातें हम लगातार कर रहे हैं, चोकर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनको वो आदमी उनके सामने ताल ठोक के खड़ा है जो 2015 में उनसे हारा था। और इतना ही नहीं, वो जदयू का व्यक्ति है, जदयू से सीट वहाँ बीजेपी ने छीना था, और तब छीना था जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ थे, और 2015 में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने वालों में से शत्रुघ्न तिवारी का नाम था, और उन्हें चोकर बाबा को टिकट नहीं मिला है। एक और चनपटिया का सीट है, प्रकाश राय ने भी प्रतिष्ठा बचाई थी 2015 में भारतीय जनता पार्टी की, तब जाकर 53 सीटें आई थी और उनका भी टिकट कट गया, और ये भी जदयू के कारण ही कटा है जी। यहाँ भी जदयू के ही उम्मीदवार हैं, जो एक मुखिया हुआ करते थे उमाकांत राय, उन्हें टिकट दिया गया है। और इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की क्या साजिश रही होगी, किस तरह का वो लोग अपनाई किए होंगे। बक्सर की बात करें तो बक्सर में प्रदीप दुबे का टिकट कटा है और उनके जगह पर परशुराम चतुर्वेदी को दिया गया। अब ये परशुराम चतुर्वेदी हैं जो सुशील मोदी के बहुत करीबी कहे जाते हैं और अश्विनी कुमार चौबे के विरोधी कहे जाते थे। 2015 में जब इन्हें टिकट नहीं मिला था तो इन्होंने खूब जम करके और अश्विनी चौबे का जो नहीं करना चाहिए सब कहा था। आज भले ही अश्विनी चौबे उनको आशीर्वाद दे रहे हों, लेकिन सच्चाई तो अंदरूनी यही है कि नहीं चाहते थे कि परशुराम चतुर्वेदी को टिकट मिले। हमने आपको बता ही दिया, उसके बाद मनेर से इतना विरोध के बावजूद भी निखिल मंडल को टिकट मिलना इस बात का भी सबूत है कि निराला जैसे लोग जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोते रहे हैं, उनका टिकट कट जाना बहुत कुछ कहता है। बहुत सारे लोग थे, खैर युवा हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। बैकुंठपुर की अगर बात करें तो एक और सुशील मोदी विरोधी खेमे के नेता हैं मिथिलेश तिवारी, उनके विरुद्ध फिर जदयू के ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का नेक्सस चल रहा है। पिछली बार मिथिलेश तिवारी को हराने का हर वो प्रयास किया गया था जिससे कि मिथिलेश तिवारी हार जाए। अंतिम समय में उन्हें सबसे लास्ट में टिकट मिला था और बड़ी मजबूती से वो जीते थे। ये भी इनके क्षेत्र में आप जाइएगा तो मिथिलेश तिवारी के काम आपको नजर आएंगे। हालांकि मंजीत सिंह भी, जो कि पिछली बार चुनाव में हारे थे, वो भी कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन ये दोस्ती और दुश्मनी का एक अलग खेल है जिसमें आप देख लीजिए कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बागी एलजेपी से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जेडीयू अपने लोगों को या तो भारतीय जनता पार्टी में घुसा करके टिकट दिलवा दे रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेताओं जो सुशील मोदी के विरोध में खड़े हैं उनके विरुद्ध। आपको पता है कि मिथिलेश तिवारी का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी बड़ा नाम चल रहा था, लेकिन मिथिलेश तिवारी का दुर्भाग्य कहिए या जो कह लीजिए, वो सुशील मोदी खेमे के नहीं हैं और इसलिए एक बार फिर से इन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या इन लोगों को मना लेते हैं। हमने आपको बता ही दिया सचिदानंद राय एक ऐसे ही नेता हैं जो सुशील मोदी खेमे के नहीं हैं। सचिदानंद राय भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य कि उन्हें भी इस बार पार्टी ने टिकट से वंचित कर दिया। और ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि इन 46 उम्मीदवारों की लिस्ट को देखने के बाद एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि सवर्णों पर भरोसा किया गया है। लोजपा के विरुद्ध भी आपको बता दें कि 2 सीटें जो कन्फर्म जीत मानी जा रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सुशील मोदी और नीतीश कुमार का दावा चल गया है। यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि 2 सीट ऐसे हैं जिसमें से एक है लालगंज और दूसरा है गोविंदगंज। गोविंदगंज से राजू तिवारी हैं और राजकुमार शाह लालगंज से थे। इनके विरुद्ध भी बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है। ये मात्र 2 सीट ऐसी है जिसके विरुद्ध बीजेपी ने ताल ठोका है और ये जानकर ठोका गया है क्योंकि इनकी जीत तो कंफर्म मानी जा रही थी, क्योंकि पिछली बार भी 2015 में भी ये चुनाव उस स्थिति में भी जीते थे। अब देखने वाली बात यह है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों का जो नेक्सस बना है, ये भारतीय जनता पार्टी पर कितना भारी पड़ता है और एनडीए को किस स्थिति में ले जा करके पहुंचाता है। प्लान बी बार बार हम बता रहे हैं कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव का भी है, वहीं प्लान बी जो है नीतीश कुमार का भी है। वहीं प्लान बी सबसे मजबूत अगर कहा जाए तो बीजेपी का है। और देखना होगा कि किसके प्लान बी को सक्सेस मिलता है, क्योंकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ, पार्टी हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बड़ा योजना बना चुके हैं और इस योजना को कैसे
सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, इसका भी विवेचना हम जरूर करेंगे। जी हाँ, तो बाबा ने आपको बताया कि आखिर जो लड़ाई चल रही है वो तो कुर्सी की ही चल रही है। इस बीच जो है समझौता जो है दो पार्टियों के दिग्गज नेता जो हैं वो आपस में उन्होंने कर लिया है। अब देखना यह है कि वो जो समझौता हुआ है, उनका जो प्लान बना है उसमें वो सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, उन्हें आम जनता का सपोर्ट मिलता है या नहीं, ये सारी चीज़ें तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी जब रिज़ल्ट आएगा तो। लेकिन हम आपके सामने अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।